Assalamualaikum student, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today BT I will discuss the chapter 3 dynamics and lecture 2 of dynamics. ठीक है ना, lecture 1 जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. lecture 1 में हमने फोर्स को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ द फोर्सेस को डिस्कस किया था एंड यूनिट ऑफ द फोर्स को डिस्कस किया था. एंड हमने ये डिस्कस किया था कि फोर्स इज़ द मेजर कॉज ऑफ द motion or rest. Okay, now we discuss the second topic of the chapter dynamics. And आपके पास जो है second topic of the dynamics is Newton laws of motion on page number 62. ठीक है, page number 62. तो आपके पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन आपके पास नेम ऑफ द साइंटिस्ट है और नेम से आपके पास जो है क्या आपको पता चल रहा है कि ये लॉज जो है वो किसने प्रपोज किए थे? न्यूटन ने प्रपोज किए थे. फुल नेम ऑफ द न्यूटन जो था वो आपके पास आइजैक न्यूटन था. आपके पास एरा ऑफ द न्यूटन जो है वो 1642 to 1727 था. न्यूटन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड आपके पास जो है इसने आपके पास क्या चीज़ प्रपोज की थी? थ्योरी प्रपोज की थी कॉजेज़ ऑफ मोशन की. ठीक है ना. एंड आपके पास ये कॉजेज़ ऑफ मोशन जो है वो कलेक्टिवली हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको लॉज ऑफ मोशन कहते हैं. ठीक है ना. तो आइजैक न्यूटन आपके पास नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. एरा आपके पास 1642 to 1727 है. आपके पास जो है जो उसका बेसिक वर्क था वो कॉजेज़ ऑफ मोशन था. एंड आपके पास कॉजेज़ ऑफ मोशन में को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन कहते हैं. एंड लॉज ऑफ मोशन में उसने आपके पास क्या डिस्कस किया था? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो उसने डिस्कस किया हुआ है इन अ लॉज ऑफ मोशन. यानी लॉज ऑफ मोशन का आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट. आपके पास इसी थ्योरी, इसी कलेक्टिव वर्क पर जो है उसने लैटिन लैंग्वेज में जो है एक बुक जो है वो लिखी थी. एंड बुक नेम जो है वो आपके पास क्या है? फिलोसोफियाe नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका. इसी का आपके पास इंग्लिश वर्जन जो है वो 1687 में जो है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी जो है वो आया था. ओके, अब हमने ये एक इंट्रोडक्शन जो है वो क्योंकि कर लिया है तो मैं आपको इसकी रीडिंग करवा देती हूँ. हम लोग जो है टॉपिक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. टॉपिक आपके पास 3.2 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. पेज नंबर आपके पास 62 है. आइजैक न्यूटन 1642 to 1727 was born in England. He proposed अच्छा अब बेटे आप ये याद रखें कि इस टाइप के जो आपके पास डेट्स होते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव में MCQs में आ सकते हैं. ठीक है ना. Born in England, he proposed a theory of the causes of motion. Collectively, they are called Newton's laws of motion and provide the basis for understanding the effect that फोर्सेज हैव एन ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये आप अंडरलाइन कर लें. इफेक्ट दैट फोर्सेज हैव ऑन एन ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लें कि ये आपके पास जो है बेसिक वर्क था. दिस बुक वाज रिटन इन लैटिन विद टाइटल. आपके पास टाइटल, अब ये चीज़ जो है आपके पास MCQs में आ सकती है कि आपके पास जो है दिस बुक वाज रिटन इन लैटिन विद द टाइटल फिलोसोफियाe नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका एज शोन इन फिगर. इसमें आपके पास नेचुरलिस जो है वो नेचर के लिए है और आपके पास फिलोसोफियाe जो है वो आपके पास लव ऑफ विजडम को बोलते हैं. ठीक है, इन अ लैटिन. या आपके पास लव ऑफ नॉलेज भी आप बोल सकती हैं. फिर आपके पास द इंग्लिश टाइटल ऑफ द न्यूटन जो था वो आपके पास क्या था? द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी. अब फिलोसफी जो है नेचुरल आपको पता है कुदरती को बोलते हैं एंड फिलोसफी जो है वो उसका मीनिंग आपके पास नॉलेज है. एंड आपके पास जो है विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज न्यूटन्स प्रिंसिपिया. ठीक है ना. तो आपके पास यहाँ पर ये बुक जो है यहाँ पर गिवन भी है, उसकी एक पिक्चर जो है वो यहाँ पर गिवन भी है. और अब न्यूटन का जब हमने जो है इंट्रोडक्शन कर लिया, उसकी जो उसका बेसिक वर्क था उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो अब हम आगे चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ. ओके बेटे, देयर आर 3 लॉज ऑफ
मोशन आपके पास, मतलब न्यूटन ने जो है आपके पास 3 लॉज ऑफ मोशन जो है प्रपोज किए थे। इसमें फर्स्ट आपके पास जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिकॉल करवा लूँ कि हमने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर किया था उसमें हमने फोर्स को डिस्कस किया था कि फोर्स आपके पास क्या था, फोर्स इज़ द मेजर कॉज टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। तो और दूसरा आपके पास फोर्स को हम कैपिटल F से शो कर रहे थे, और आपके पास जो है इसके ऊपर ये एरो हेड जो है वो शो करता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी, मतलब आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर जो है एक सिंपल सा वर्ड कॉज या एजेंट भी आप लिख सकती हैं फोर्स के लिए। फिर आपके पास ये कॉज या एजेंट आपके पास क्या करता है या क्यों रिक्वायर्ड होता है, टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। आपके पास यूनिट ऑफ द फोर्स आपके पास क्या था, न्यूटन था, और आपके पास न्यूटन अगर आप फुल लिखेंगी तो आपने जो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और आपके पास हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके बेटे, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं जो हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी, ठीक है ना। कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फ्लोर है एंड फ्लोर पर एक बॉल आपके पास पड़ा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि अगर ये बॉल जो है वो आपके पास रेस्ट पे है तो आपके पास विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, आफ्टर लैप्स ऑफ अ टाइम, ये रेस्ट पर ही रहता है। और जब आपके पास ये रेस्ट पे होता है तो इस पर आपके पास जो है क्या कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है, हाँ जी, यहाँ पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं जिनको हम, अगर ये आपके पास बॉडी रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, किसी आपके पास अपनी स्टेट को, जो उसकी इनिशियल स्टेट यानी रेस्ट है, उसको चेंज नहीं कर रहा, तो उस वक्त इस बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी बेटे उसको हम इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम कहेंगे, या आपके पास जो है फोर्सेस ऑफ द सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है अगर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो इस बॉल पे एक्ट कर रही हैं। अब इधर आपके पास 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट करती है जो कि बॉल को डाउनवर्ड जो है वो पुल करती है, और आपके पास एक फोर्स आपके पास जो है वो एक्ट करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो कौन आपके पास एक्ट करवाता है, वो फ्लोर एक्ट करती है ऑन अ बॉल। तो हम कहेंगे कि आपके पास जो है बॉल अगर फ्लोर पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो फ्लोर भी आपके पास बॉल पर फोर्स एक्सर्ट करता है। और आपके पास अगर ये दोनों फोर्सेस देखें, मैंने एक फोर्स जो कि आपके पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मैंने Fg से शो कर दिया, और जो नॉर्मल रिएक्शन है मैंने उसको कैपिटल N से शो कर दिया, जो कि आपके पास जो है इन अपवर्ड डायरेक्शन है, और जो आपके पास डाउनवर्ड या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है मैंने उसको डाउनवर्ड ले लिया। ये एरोज देखें, ये फोर्स की डायरेक्शन के लिए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास मैंने यहाँ पर ये चीज़ भी आपको शो कर दी कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके पास अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही हो तो मुझे उस फोर्स की डायरेक्शन जो है मस्ट मेंशन करनी होगी। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास एक डाउनवर्ड फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने उसके लिए आपके पास देखिए एरो डाउनवर्ड लिया। फिर आपके पास मैंने कहा कि इस बॉल पर एक अपवर्ड फोर्स है तो मैंने एरो जो है वो आपके पास इन अपवर्ड डायरेक्शन ले लिया। आपके पास डाउनवर्ड फोर्स को मैं ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड फोर्स को मैं नॉर्मल रिएक्शन से एन से शो कर रही हूँ। अब आपके पास अगर ये बॉल जो है ये रेस्ट पे है आपके पास, तो इट मीन्स कि आपके पास जो Fg है और N जो हैं ये बैलेंस फोर्सेस हैं। ये आपके पास जो है इंडिविजुअली ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को अगर मैं इनको सम करूं तो इनका जो सम है वो आपके पास ज़ीरो आ रहा है, यानी इनका नेट इफेक्ट ऑन दी बॉडी ज़ीरो है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटे कि आपके पास यहाँ पर जो बॉल है उस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। बॉल अगर आपके पास रेस्ट स्टेट में है, उसकी इस स्टेट में, इनिशियल स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपके पास ये 2 फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, और आपके पास सम ऑफ दीज 2 फोर्सेस वो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे ये जो सम ऑफ फोर्सेस है इसको अगर मैं लूँ तो मैं इसको बोलती हूँ F नेट। सम ऑफ द फोर्सेस को एक्टिंग ऑन अ सिस्टम उसको बोलते हैं F नेट। अब ये जो F नेट है बेटे इसको मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगी, तो देखिए N जो है ये इन अपवर्ड डायरेक्शन यानी अलोंग दी पॉजिटिव y एक्सिस है, तो मैं इसको N ले लूँगी।
प्लस n ले लूँगी, ठीक है। और आपके पास जो है एफ जी जो है वो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने चैप्टर 2 में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी कि n जो है वो अलोंग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और एफ जी जो है वो अलोंग दी नेगेटिव वाई एक्सिस है। दैट्स वाई जो है मैं अगर इन दोनों को सम अप करूँगी तो मैं किस तरह से करूँगी, यहाँ प्लस का साइन लेकिन माइनस एफ जी लिखूँगी। अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि एफ जी जो है वो अलोंग दी नेगेटिव वाई एक्सिस है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन हैं। ओके, अब जब हम यहाँ पर एफ नेट कैलकुलेट करते हैं ना बेटे, तो एफ नेट इज इक्वल टू एन प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा और एफ जी। अब बेटे मैं कह रही हूँ कि बॉडी जो थी वो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो और आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम ये रेस्ट पर ही है, तो इट मीन्स कि आपके पास जो है यहाँ पे ये दोनों एक फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को अगर कैंसिल आउट करेंगी तभी ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी, वरना अगर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो बॉडी ऊपर चली जाएगी, अगर एफ जी की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो बॉडी जो है वो आपके पास फ्लोर को तोड़ के नीचे चली जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ओके बेटे, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर ये रेस्ट पे है, ना ऊपर जा रही है ना डाउनवर्ड आ रही है, तो इसका मतलब हो ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मतलब अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। इस वजह से आपके पास ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और एफ नेट जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। अब ये केस आपके पास इसमें एफ नेट क्या है, आपके पास जो है वो 0 हो गई, और यहाँ पर इस सिस्टम पर आपके पास कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दैट्स वाई आपके पास जो है वो बॉल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। मैंने थोड़ा डिटेल में इन फिजिक्स लैंग्वेज बता दिया इस तरह से, लेकिन आप अपनी डेली ऑब्जर्वेशन देखें तो आपके पास इसी तरह से होता है कि आप एक बॉल को अपने पास प्रैक्टिकली भी कर लें, अभी इसी टाइम पे कर लें, बल्कि मैं कर देती हूँ। अगर ये आपके पास जो है ये पेंसिल मैंने यहाँ रखी है, तो ये पेंसिल उस वक्त तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आपके पास इस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई होकर इसकी स्टेट को चेंज ना करें, वरना ये अगर इस तरह से है ना बेटे, तो आपके पास ये इस पेज पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है और पेज इस पेंसिल पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है। दैट्स वाई जो है आपके पास दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही हैं। दैट्स वाई अगर पेंसिल की इनिशियल स्टेट जो थी वो रेस्ट है, तो अब आपके पास फाइनल स्टेट भी रेस्ट ही है। तो जब तक आपके पास पेंसिल पर कोई भी बाहर से कोई फोर्स आएगी उस पर अप्लाई नहीं होगी, तब तक आपके पास पेंसिल जो है वो रेस्ट पे रहेगी। अदरवाइज जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है और वो अप्लाई होती है तो पेंसिल इन मोशन स्टेट आ जाती है। ओके, अब देखिए हम एक चेयर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये चेयर यहाँ पे अगर सपोज कर लेते हैं जैसा आपका रूम है, वहाँ आपका कोई बेड या चेयर या टेबल पड़ी हुई है, जैसा मैंने यहाँ पे चेयर ली है। अगर ये चेयर रेस्ट पे है तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन तो यही है कि ये रेस्ट पे ही रहेगी। आपके पास कब तक रेस्ट पे रहेगी? जब तक आपके पास कोई बाहर से फोर्स नहीं आती, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती और इस चेयर को ड्रैग नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आऊँ और इस चेयर को ड्रैग करूँ तो ही आपके पास ये रेस्ट से मोशन स्टेट में आ जाएगी। इट मीन्स कि आपके पास किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, ठीक है ना, मतलब सिंपल सी चीज़ है। हाँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स ऐड करके दी थी। अब आपके पास हम आते हैं एक और चीज़ कि आपके पास अब ये एक बॉल है, ठीक है ना, और ये रेस्ट पे थी, फिर मैंने इस पर फोर्स अप्लाई कर दी। जब ये फोर्स अप्लाई कर दी तो ये मोशन स्टेट में आ गई। अब हम कहते हैं कि इसकी जो इनिशियल स्टेट थी वो आपके पास मोशन में है। कब तक ये मूव करती रहेगी? जब तक आपके पास इसका दिल चाहे, ये स्टॉप नहीं होगी। लेकिन हमारी डेली रूटीन में, हम डेली लाइफ में देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता। आपके पास अब देखें, ये मैं पेंसिल को जो है यहाँ पर पुश करती हूँ, थोड़ी देर देखें ये स्टॉप होना शुरू हो गई है। अब ये क्यों स्टॉप हो गई बेटे? जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है, देखिए मैंने तो फर्स्ट टाइम ही इसको मूव किया था, इसके बाद तो मैंने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की ना उसको स्टॉप करने के लिए। तो जब कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं की तो फिर ये क्यों स्टॉप हो रही है? इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ फोर्सेस हैं
जो आपको नज़र तो नहीं आ रही लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं। हम उसको जो है, हमें उसकी अभी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, तो फिर आप जो है अच्छे से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके डेवलप हो जाएगी। अब आपके पास जो है ये जब पेंसिल मैंने यहाँ पर इसको मोशन स्टेट में लाई और आफ्टर सम टाइम्स ये स्टॉप हो जाती, तो एक्चुअली बेटे देखें पेंसिल और ये आपके पास पेज सरफेस ये आपस में कांटेक्ट में है, और यहाँ पर आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन, जिसको हम रगड़ भी बोलते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन आपके पास ये पेंसिल स्टॉप हो जाती है। दूसरी बात ये कि आपके पास यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी है। एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, बेशक आपके पास निग्लेजिबल है बट है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह आपके पास जो है, मैंने यहाँ पर एक बॉल ले ली, बॉल अगर आपके पास मोशन स्टेट में है तो ये आपके पास जो है, और मोशन स्टेट में किस तरह से कि यूनिफॉर्मली ये मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, या इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपके पास जो है अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। बट आपकी जो डेली लाइफ है उसमें अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट है, तो जस्ट आपके पास यहाँ पर किस वजह से कि यहाँ पर कुछ अपोजिंग फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह से आपके पास एक हो गई फ्रिक्शन फोर्स और एक हो गई आपके पास एयर रेजिस्टेंस। अब ये देखिए ये बॉल का कांटेक्ट जो है ये इस फ्लोर के साथ है, चलें यहाँ तक आपके पास बॉल जो है ये इस फ्लोर को हम समझ लेते हैं कि स्मूथ है, तो ये आराम से यहाँ से चलता जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये फ्लोर जो है वो थोड़ा सा रफ हो गया, तो इस रफनेस की वजह से आपके पास फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड बॉल जो है वो ग्रेजुअली उसकी मोशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और फिर यहाँ पर आपके पास देखें एयर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब अगर आपके पास देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस लेती हूँ तो वो तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और एक आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। बट आपके पास जो अब ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है और सेम इन मैग्नीट्यूड हैं, तो ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। बट आपके पास यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन है या जो एयर रेजिस्टेंस है ये अनबैलेंस फोर्सेस हैं, ये आपके पास इनको अपोज करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। दैट्स वाई आपके पास हम इनको एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिडर करते हैं, मतलब ये सिस्टम के अंदर की फोर्स नहीं हुई, और आपके पास जो ये बॉल पे एक्ट करती हैं उसकी स्पीड को स्लो कर देती हैं, तो इट मीन्स के एक्सेलरेट कर देती हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है तो बॉडी स्लो डाउन हो रही है। स्लो डाउन होने का मतलब हुआ चेंज इन अ स्पीड और अ चेंज इन अ वेलोसिटी, क्योंकि मैं स्ट्रेट पाथ ले रही हूँ तो स्ट्रेट पाथ पर आपके पास वेलोसिटी और स्पीड हम एक ही कंसिडर करते हैं। तो आपके पास जब चेंज इन अ वेलोसिटी और अ स्पीड आ रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। और इन एक्सटर्नल फोर्सेस के नेम मैंने आपको क्या कहा, फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। वैसे नॉर्मली हम एयर रेजिस्टेंस मतलब जब हम देख रहे होते तो हमें लगता है कि कोई इतनी ख़ास फोर्स तो नहीं है, बट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। ओके, अब आपको एटलीस्ट इतना समझ आ गया होगा कि अगर मैं ये दो ले रही हूँ कंडीशंस, तो यहाँ पर आपके पास जो है बैलेंस फोर्सेस हैं। यहाँ पर मैंने लिया तो अगर आपके पास कोई फ्रिक्शन कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, लाइक स्पेस में जब हम सैटेलाइट को जो है लॉन्च करते हैं ना बेटे, तो बस जस्ट आपके पास जो है ना यहाँ अर्थ पर एक जो है हमें इंजन चाहिए होता है, जो कि आपके पास जो है सैटेलाइट को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप करवा दे। उसके बाद इन अ स्पेस हमें कोई इंजन रिक्वायर्ड नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, वहाँ एयर मतलब हम एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल है या हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दैट्स वाई वहाँ पर विदाउट एनी इंजन जो है आपके पास सैटेलाइट जो है वो इजीली स्पेस में अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इसका मतलब हुआ कि अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं होगी तो आपके पास बॉडी विद द यूनिफॉर्म स्पीड अपनी ऑन अ स्ट्रेट लाइन अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। और अगर आपके पास किसी टाइप की भी कोई रेजिस्टिव फोर्स हो गई देन आपके पास जो है वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर देगी, यानी मोशन से रेस्ट पे आ जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पे आ रही है तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो गई, और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है क्योंकि बैलेंस नहीं हो रही, दैट्स वाई हम उसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। ओके बेटे, अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिए।
तो अब मैं इस टॉपिक को एंड करती हूँ और इसको थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ। बेटे, जो एक्चुअली मैंने आपको टॉपिक करवाया तो टॉपिक था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, लेकिन स्टार्ट मैंने क्या लिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम तब तक नहीं सही से समझ सकते जब तक कि हमें बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस का ना पता हो। ये बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस आगे भी आपके पास आएंगी, चैप्टर नंबर 4 में भी आपके पास रिपीट होंगी और डिटेल में होंगी, लेकिन उसको यहाँ पर भी डिस्कस करना ज़रूरी था। तो मैंने आपको एक जनरल सा, एक सिंपल सा, एक छोटा सा जो है ना आपको लेक्चर यहाँ पर दे दिया कि इस तरह से आपके पास बैलेंस फोर्सेस हों तो किस तरह से आपके पास जो है बॉडी रिएक्ट करेगी, मतलब फोर्सेस किस तरह से एक्ट करेंगी। अनबैलेंस फोर्सेस हों तो फिर आपके पास जो है किस टाइप का जो है रिएक्शन ऑफ अ बॉडी होगा, कि मतलब अगर बैलेंस फोर्सेस हैं तो रेस्ट पे है, अगर आपके पास जो है बैलेंस फोर्सेस हों तो बॉडी आपके पास इन अ स्ट्रेट लाइन अपनी इनिशियल स्टेट, अगर मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू कर सकती है। बट अगर आपके पास बॉडी जो है अपनी स्टेट चेंज करी है, इट मीन्स कि वहाँ कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स मौजूद होगी। अब जब हमने ये सब कुछ कर लिया, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस को, और हमने नेट फोर्स भी मैंने आपको बता दिया कि रिजल्टेंट फोर्स होती है आपके पास सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम को हम जो है जब सॉल्व कर लेते हैं या सम अप कर लेते हैं या सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्चुअली यही आपके पास एफ नेट होता है। मतलब अगर एफ नेट को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो किस तरह से, कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, ये आपके पास एफ नेट है। और अगर ये आपके पास ज़ीरो है तो इट मीन्स कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मैंने डेवलप कर दिए, अब मैं आपके पास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ आती हूँ कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे मैं जनरली बताकर एंड करती हूँ और नेक्स्ट आपके पास जो है मैं लेक्चर में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रॉपर वे में जाऊँगी। कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल आपके पास ये है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर आपके पास बॉडी जो है वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है ना। लेकिन ये इतना आपके पास जो है मैंने यहाँ पर इसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन इंशाल्लाह इन पार्ट 3 में करूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।